नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भाषा को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही बारीक से सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को जाकर वहाँ पे भाषा के अर्थ और विशेषताओं को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का व्याकरण, अर्थात व्याकरण की अवधारणा। हम आज व्याकरण की अवधारणा के शीर्षक के तहत ये सीखने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन से तत्व होते हैं और व्याकरण की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण क्या है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो व्याकरण है उसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, ग्रामर, और आप हिंदी में व्याकरण। व्याकरण अगर हम देखें कि जो व्याकरण है यह आपका हिंदी शब्द में है और आपकी जो भाषा है मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत ही अपना रूप परिवर्तित करते हुए हिंदी के रूप में बदल गई। तो यहाँ पे हम व्याकरण को दो रूपों में देखने का प्रयास करेंगे, एक संस्कृत में और एक हिंदी में। तो यहाँ पे हम देखें कि जो व्याकरण है इसे हम संस्कृत में देखें तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत में देखें तो जो व्याकरण है यह मुख्य रूप से चार शब्द इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कहें कि व्याकरण संस्कृत में किससे मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक वी, एक आंग और एक है आपका क्री धातु और एक प्रत्यय है जिसको कहते हैं हम ल्यूट प्रत्यय। यहां पे देखें कि संस्कृत में जो व्याकरण है वह किससे मिलकर बना है, तो जो व्याकरण शब्द संस्कृत के वी, आंग, उपसर्ग और क्री धातु तथा ल्यूट प्रत्यय से बना है। अगर वहीं हम देखें कि यह हिंदी में किससे बना है, तो हिंदी के नजरिए से देखा जाए तो इसमें भी पुनः वी उपसर्ग, आ उपसर्ग है और कर क्रिया है और अन प्रत्यय है। तो यहां पे सबसे पहले आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संस्कृत में व्याकरण शब्द है उसमें तो व्याकरण में कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय हैं और कौन सी धातु है। तो हम आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि जो व्याकरण शब्द है उसमें वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। यहाँ पे हम लोग ये कैसे व्याकरण बना है ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कि किस से इनके शब्दों में वर्णों में लोप होता है, किस तरीके से, किस सूत्र से लोप होता है और कौन से संधि से ये व्याकरण बनता है। यहाँ पे सिर्फ हम इस शब्द की उस रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं जिससे इसका निर्माण हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हिंदी है, हिंदी से देखा जाए तो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, कर क्रिया है। हम संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया करते हैं और यहाँ अन प्रत्यय है। यहाँ पे हम देखें दोनों को मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये वी उपसर्ग, आ प्रत्यय और करण से मिलकर बना है, जहां पे वी का जो अर्थ होता है विशेष होता है, आ का जो अर्थ होता है वो आख्यान होता है और करण का जो अर्थ होता है वो होता है करना। इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि विशेष विशेष वी का अर्थ विशेष, आशा आख्यान और करण का अर्थ होता है करना, तो कह सकते हैं कि विशेष रूप से आख्यान करना ही व्याकरण है। अर्थात जो भी भाषा होती है उस भाषा को जो निर्माण करने वाले कारक होते हैं उनकी विशेष रूप से आख्यान करना, विशेष रूप से व्याख्या करना ही व्याकरण है। यहां पे हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध प्रयोग और उसके नियमों की व्याख्या करना या व्याख्या करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो व्याकरण है वह संस्कृत के और हिंदी के शब्दों से मिलकर अलग अलग बना है, जिसमें हम कह सकते हैं कि संस्कृत के वी और आंग और क्रि और ल्युट प्रत्यय से बना हुआ है। और यह जो व्याकरण है यह विशेष रूप से व्याख्या करता है, आख्यान करता है। अगर हम देखें ध्यान से तो जो व्याकरण है इसे संस्कृत में परिभाषित किया गया, संस्कृत भाषा में परिभाषित किया गया कि व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। अनेन इति व्याकरणम, इसे संस्कृत में परिभाषित किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है, तो यहां देखें तो कहेंगे कि व्याकरण क्या है, तो कहेंगे कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। यहाँ पे संस्कृत से भी हम लोगों ने देखा कि क्या है व्याकरण, तो कहेंगे कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका कैसे परिवर्तन हो रहा है स्वरूप, उसे ही हम व्याकरण कहेंगे। अर्थात यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि व्याकरण क्या है। अब यहाँ पे देखें कि जो व्याकरण है, व्याकरण को हम शब्दशास्त्र, व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण को हम शब्दशास्त्र या पदशास्त्र कहते हैं। तो शब्दशास्त्र, शब्द का शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। अर्थात जो व्याकरण है वो शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कि शब्द कैसे बनते हैं उसका सिस्टमैटिक नॉलेज लेने का कार्य व्याकरण करता है। और शब्दों से मिलकर पद बनते हैं, तो पद का भी वैज्ञानिक अध्ययन व्याकरण के तहत हम करते हैं। इसे हम अगर देखें तो एक स्लाइड के माध्यम से देखें, जो कि एक पीडीएफ के रूप में है, उसे आप चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। व्याकरण क्या है, और एक बात है कि जो व्याकरण है ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ये अक्सर कंपटीशन में पूछते हैं। तो हम यहाँ पे
जान जाते हैं कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे हमसे कोई कहे कि व्याकरण पढ़ने में अच्छा लगती है, ऐसा नहीं, पुल्लिंग शब्द है इसलिए कह सकते हैं कि व्याकरण हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो एक प्रश्न बनता है कि व्याकरण कैसा शब्द है, तो हम कहते हैं कि व्याकरण एक पुल्लिंग शब्द है। साथ में एक शब्द व्याकरण से जुड़ा हुआ है, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, तो जो व्याकरण को जानने वाला है, यानी कि व्याकरण शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति को हम व्याकरण कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि जो व्याकरण है इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं, या ये कहें कि जो जब कोई भाषा होती है तो वह जो भाषा है वह व्याकरण के माध्यम से नियमबद्ध की जाती है। तो जो व्याकरण के माध्यम से नियमबद्ध की जाती है तो उसके कौन कौन से मूल तत्व हैं, तो यह कह सकते हैं कि व्याकरण के मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो उसे हम देखें। तो जो व्याकरण के मूल तत्व हैं उसे हम कहते हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। ये व्याकरण के मूल तत्व हैं और इनके आधार पर किसी भाषा का निर्माण होता है। तो ये जो भाषा के भी तत्व हैं और व्याकरण के भी तत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पद और वाक्य क्या है, इसे आज हम सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इसमें जो भी हमारे मस्तिष्क में इससे संबंधित असमंजस होता है वो आज दूर हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि क्या है। आप देखते होंगे कि कोई भी दो वस्तु आपस में टकराती है तो वहां से भी एक ध्वनि निकलती है। यहाँ पे हम भाषा पढ़ रहे हैं, तो भाषा कहाँ से शुरुआत होती है, तो मनुष्य के द्वारा उसके जो वोकल पार्ट होते हैं, जिसे हम वाक इंद्रिय कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा वाक इंद्रियों से उत्पन्न कंपन को ही हम ध्वनि कहते हैं, जो कि भाषा की बहुत ही सबसे ये कह सकते हैं कि छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्वनि एक ऐसी इकाई है जो मानव की वाक इंद्रियों द्वारा उच्चरित होती है तथा कर्ण इंद्रियों से ग्रहण की जाती है। यानी कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक भाषा की ऐसी इकाई है जो वाक इंद्रियों के द्वारा तो उच्चरित की जाती है, लेकिन कर्णेंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है या उसे हम श्रवण करते हैं। और यह जो ध्वनि है, ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है, यानी कि जो भाषा होती है उसका सबसे छोटा रूप है जो कि सुनाई देता है। तो कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है। इसके बाद अगर देखा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो होता है स्वर एवं बिना स्वर। देखिए, स्वर अ आ इ ई उ उ ये आपके स्वर हैं, और जो व्यंजन होते हैं तो व्यंजनों को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक स्वर के साथ और एक बिना स्वर के। तो बिना जो स्वर के व्यंजन होते हैं वे ही वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो स्वर और बिना स्वर के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, अर्थात ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह यानी कि जो आपकी वाक इंद्रियां कंपन करके ध्वनि निकालती है, उन ध्वनि को हम कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह दे देते हैं। उन प्रतीक चिन्हों को ही हम प्रतिनिधि चिन्ह कहते हैं, और वही प्रतिनिधि चिन्ह आपके वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्ण क्या है, तो जो स्वर हैं वो भी वर्ण है, और जो बिना स्वर के व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं वो भी वर्ण है। जैसे आप कहते हैं क, ख, ग आदि। वर्णों को सुना, लिखा, पढ़ा और देखा जा सकता है, लेकिन भाषा की यह निरर्थक इकाई है। यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वर्ण होते हैं वो निरर्थक इकाई, निरर्थक इकाई का अर्थ होता है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कोई बोले च, तो इस च का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से क बोले
तो इस क का भी कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण क्या है, तो कहेंगे कि वर्ण भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड है जिससे सुना, लिखा, पढ़ा और देखा जा सकता है और इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे अब और छोटा नहीं कर सकते हैं, खंड में तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क, ख, अ, ई इत्यादि वर्ण जो आते हैं ये इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला बिंदु है अक्षर। अक्षर के बारे में कहा गया है कि न क्षरति इति अक्षरम, अक्षर वो है जिसका क्षरण न हो। तो जिसका क्षरण न हो वह आपका अक्षर है, जिसे कहते हैं कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, ये हमेशा हमें कंफ्यूजन करता है। तो आज यहाँ पे देखिए कि जो अक्षर है वो क्षरण नहीं होता है, अर्थात अक्षर को खंड खंड करके नहीं बोला जाता। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि खंड खंड करके बोला नहीं जाता। जैसे कोई कहे कि तू जा, तो यहां पे तू अक्षर है, वर्ण नहीं है। जा अक्षर है, वर्ण नहीं है। वर्ण अगर देखा जाए तो तू को हम तोड़ेंगे तो होगा त और ये होगा आपका उ। जा को अगर हम तोड़ते हैं तो होगा ज और ये आ। तो यहां पे ये जो है ये वर्ण है और अब यह अक्षर का रूप ले लिए हैं। अर्थात जब कभी भी हम अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर को हम तोड़ के नहीं बोलते हैं। जैसे तू जा, जैसे एक सब अक्षर है तू और एक है जा, तो हम ऐसा नहीं बोलते त उ ज आ, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। तू जा ऐसे बोलते हैं। अब यह जो अक्षर है इनको जोड़ देते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अक्षर है इसका क्षरण नहीं होता है, अर्थात स्वर और स्वर सहित व्यंजन अक्षर की श्रेणी में रखे जाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क तो अक्षर और वर्ण दोनों है, तो नहीं, क जो है आपका ये अक्षर है और इसको हम वर्ण करें तो क और धन अ, अब यह आपका क्या है, वर्ण है। क को हम उच्चारण करते समय अब इससे अधिक नहीं तोड़ सकते। जैसे क अ ऐसे नहीं बोल सकते, क बोलेंगे। जैसे तू जा तो उ नहीं बोल सकते, जा जो आ नहीं बोल सकते। अर्थात आपका वर्ण और अक्षर का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब हम देखते हैं शब्द, पद और वाक्य किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। यहां पे हम देखें कि जो वर्ण अक्षर, तो वर्ण अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सार्थक समूह होना चाहिए। शब्द किसे कहेंगे, वर्ण अथवा अक्षरों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अर्थात अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे देखें कमल और लमक, कमल का कोई न कोई अर्थ होता है लेकिन लमक का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कमल तो एक शब्द है लेकिन लमक एक शब्द नहीं है। यहां पे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शब्द होता है वर्ण अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध व्यवस्थित सार्थक समूह ही शब्द कहलाएगा। अब जैसे देखा जाए वर्ण अथवा अक्षर, जैसे कोई शब्द है विद्यालय, अगर हम देखें कि जो विद्यालय है इसे हम विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं, यहां पे वर्ण भी है और ये आपका अक्षर भी है। अर्थात वर्ण और अक्षर एक साथ हैं, समूह में हैं, लेकिन सार्थकता के साथ हैं, तभी हम इसे शब्द कहेंगे। अगला जो है बिंदु वो है आपका पद।
पद किसे कहेंगे? तो जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दें, अर्थात जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखा जाए कि वाक्य क्या है, तो हम कहेंगे पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिनसे पूर्ण अर्थ प्रकट हो या पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। इसे हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम जब पद कहते हैं, और इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें कि पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिनसे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। पूर्ण अर्थ का अर्थ होता है कि उससे कोई न कोई भाव मिलता हो। जैसे सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, तो जब सत्य की विजय होती है तो इससे एक अर्थ निकलता है, निश्चित एक भाव प्रकट होता है। अगर इसी पदों को, अब जैसे सत्य एक पद है, विजय भी एक पद है, होता भी है, होती भी एक पद है, लेकिन अगर इन पदों को क्रमबद्ध न करें, व्यवस्थित न करें, तो क्या यह वाक्य का रूप लेगा? वाक्य का रूप नहीं ले सकता। जैसे होती की विजय सत्य है, क्या यह अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है? नहीं, इसलिए यह वाक्य नहीं है। अर्थात वाक्य होने के लिए उसे एक अर्थ देना पड़ता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि किसे हम ध्वनि कहेंगे, किसे हम वर्ण कहेंगे, किसे अक्षर कहेंगे, और हम लोगों ने देखा कि किसे शब्द, पद और वाक्य कहते हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण की आखिर विशेषता क्या है। यहां पे हम लोगों ने अर्थ को समझा है और उसी अर्थ के आधार पर ही विशेषता निकल के आती है। आपके मस्तिष्क में विशेषताओं का जो खाका है वो तैयार हो गया होगा, लेकिन आइए उसे हम एक स्लाइड के माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण की क्या विशेषता होती है। तो यहां पे हम देखें कि जो व्याकरण की विशेषता है वो क्या है। तो जो सबसे पहली विशेषता है वो है भाषा और व्याकरण में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। अन्योन्याश्रय संबंध का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, अर्थात यह कह सकते हैं कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। अर्थात व्याकरण और भाषा एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात पूरक हैं। भाषा पहले बोली जाती है। अब बात आती है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि भाषा और व्याकरण में उत्पत्ति सबसे पहले किसकी होती है। तो याद कर लेते हैं कि भाषा में पहले बोली, अर्थात भाषा की उत्पत्ति पहले होती है और जो व्याकरण बनता है वो उसके बाद बनता है। कहा गया कि भाषा पहले बोली जाती है, फिर उसके आधार पर व्याकरण बनता है। अर्थात जिस किसी भाषा का व्याकरण बना होगा वह व्याकरण वह भाषा के आधार पर बनता है। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, ये सब पहले भाषा का निर्माण हुआ है और यही भाषा को जब नियमबद्ध किया गया, अर्थात व्याकरण के नियमों में बांधा गया, तब वह व्याकरण हुआ। तो कह सकते हैं कि जो व्याकरण है वह पहले नहीं बाद में आता है, भाषा पहले आती है। विकास क्रम में पहले भाषा का उद्भव हुआ। व्याकरण भाषा को सुव्यवस्थित, सुसंयत, नियम संगत, परिष्कृत, परिमार्जित, परिशुद्ध तथा सार्वभौम स्वरूप प्रदान करता है। कौन? व्याकरण। व्याकरण केवल मानक भाषा का होता है। व्याकरण मौखिक भाषा अर्थात बोली का नहीं होता है। बोली जैसे कोई भोजपुरी मान लीजिए है, अवधी है, मगधी है, इनके कोई व्याकरण नहीं होता है क्योंकि यह एक मानक भाषा नहीं है। कोई पूछे कि मानक भाषा किसे कहेंगे, तो मानक भाषा उसे कहते हैं जो किसी भाषा की वह भाषा जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में
संपर्क की भाषा का दर्जा रखे, यानी कि एक दूसरे के बीच में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में एक दूसरे के बीच में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम होती है और लोक संवाद में प्रयोग हो, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो व्याकरण होता है वह केवल मानक भाषा का होता है, मौखिक भाषा अर्थात बोली का नहीं होता है। व्याकरण लिखित भाषा को आधार बनाकर चलता है, अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई भाषा होती है वह वाक् इंद्रियों से उच्चारित ध्वनियों के संयोग से, सार्थक संयोग से बनती है, और उसको जब हम कोई लिपिबद्ध कर देते हैं, प्रतिनिधि चिन्ह दे देते हैं, तब वह लिखी जा सकती है, और जब लिखी जा सकती है तो जो व्याकरण है उसी लिखित भाषा के आधार पर आगे चलता है। व्याकरण शास्त्र और कला दोनों है। अगर कोई पूछे शास्त्र क्या है तो याद कर लीजिए कि शास्त्र किसे कहेंगे, तो शास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो जिस चीज का हम सिस्टमैटिक नॉलेज करते हैं उसे हम शास्त्र कहते हैं, और व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा का सिस्टमैटिक नॉलेज रखते हैं, क्रमबद्ध नॉलेज रखते हैं, व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करते हैं। और कला भी है यह। तो कला का अर्थ होता है कि व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों और ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना, सिखाना ये कला है। क्या हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर हम आपको अपने तरीके से जो पढ़ा रहे हैं वही हमारी कला है। यहाँ पे देखें कि जो व्याकरण है वो शास्त्र है। तो शास्त्र में क्या होता है, हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन के दौरान हम कुछ नियमों को बनाते हैं, सिद्धांतों को बनाते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्याकरण अगर शास्त्र है तो क्या करता है, तो यह सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। शास्त्र क्या करता है, शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। और कला भी है व्याकरण। तो कला क्या करती है, तो कला उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो कहेंगे कि व्याकरण के माध्यम से, ये कहें कि व्याकरण शास्त्र है तो शास्त्र के द्वारा वह सिद्धांतों का निर्माण करती है व्याकरण, और उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप जब दी जाती है तो उसे हम कला कहते हैं। तो आज हम लोगों ने व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और व्याकरण के मूल तत्व क्या हैं, उसको सीखा हम लोगों ने। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए बिंदु के साथ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।